विद्यार्थियों, तो आज हम लेकर आए हैं, आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का तो नाम सुना ही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश के संस्थापक थे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम एक वीडियो लेकर आए थे, वो हमने बोर्ड पे पढ़ाई थी, लेकिन अच्छे पहचान नहीं आ रहे थे उसके नोट्स। तो हमने आज सोचा कि आप लोगों को कॉपी में लिखकर शॉर्ट नोट्स बता दिया जाए। आज तो हम वीडियो में लेकर आए, लेकिन हम वैसे ग्रुप में देते हैं नोट्स। अगर आप लोगों को आज वीडियो में इसलिए लेकर आए हैं, आप लोग पता चल जाए कि हम नोट्स के बारे में वीडियो नहीं बनाते, लेकिन नोट्स देते हैं बना बना करके। तो अगर आप लोगों को भी नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स ट्यूशन जीके के, तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, हम वहाँ पर देते हैं। इसमें आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो देख लीजिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के शॉर्ट नोट्स के बारे में देखेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य है जो भारत इतिहासकार में बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखने से पहले आप लोगों से एक बात जरूर कह देते हैं कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या देखना है तो चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले जन्म देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश के संस्थापक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। तो अगर कोई पूछे कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक बात और, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश का ध्वस्त किया था, तो उन्होंने नंद वंश को ध्वस्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र, जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। यानी कि इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र, जो बिहार में स्थित है। जब ये मगध की गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने बहुत सारे अच्छा कार्य किया था। और जब ये वो वंश मौर्य वंश का, देखिए आप लोगों ने अगर इससे पहले की जानकारी नहीं है पता, तो हम सबको बता दें कि पहले नंदवंश, फिर उससे पहले शिशुनाग वंश, पहले हर एक वंश था। कैसे? जैसे हमारा ये है मगध, तो मगध है। मगध इतना विशाल था कि आप लोग तो जानते हो कि मगध के बारे में सबसे बड़ा 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा था। तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवराज्य थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवराज्य। इसकी राजधानी देख लो पहले, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवराज्य, राजगृह या ग्रीवराज्य। तो जब ये क्या कहते हैं, सबसे पहले शासन इस पर कौन से वंश ने किया था? तो मगध शक्तिशाली क्यों था? मगध की शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ पर उनकी सैनिक व्यवस्था। सबसे पहला था सैनिक व्यवस्था, और दूसरा था, देखो सबसे पहला था सैनिक व्यवस्था। वहाँ पर सेना की व्यवस्था, हथियार, ये सब कुछ बहुत अच्छे उपलब्ध होते थे। और दूसरा था विवाह के द्वारा साम्राज्य स्थापना, विवाह संबंध के द्वारा। यहाँ पर ऐसा होता था कि सबसे ज़्यादा विवाह किए जाते थे, और दूसरे राज्यों पर उनका संबंध हो जाता था, तो उनका भी कब्जा इस पर हो जाएगा। जैसे इस क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र पर विवाह हो जाए किसी का, तो इस क्षेत्र की भी जितना एरिया है सारे पर इसका भी जमाव हो जाएगा। यानी कि ये राज्य है जो बहुत बड़ा हो जाएगा। साम्राज्य विस्तार का मतलब यही होता है, जैसे कभी भी कोई भविष्य में आक्रमण हो तो उससे बचाव के लिए आपकी ये भी मदद करेंगे और हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ भी शादी की है तो यहाँ के लोग भी आपका साथ देंगे। यहाँ अगर आपने 3-4 शादी करवाई है किसी भी राजा ने, तो उसकी तो मदद बहुत हो जाएगी ना। इसीलिए विवाह संबंध के द्वारा और अपने राज्य को बेहतर बनाया जाता था। तीसरा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोहे के भंडार उपलब्ध, और वहाँ पर मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता था। मिट्टी उपजाऊ भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो देखिए, मगध पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया था? तो मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने संस्थापक किया था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश ने सबसे पहले शासन किया। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी। कितनी शादियाँ? इन्हें अपनी 3 शादियाँ की थी, उसके द्वारा इसने विस्तार साम्राज्य का किया था। तो बिंबिसार ने सबसे पहले शादी की थी किससे? प्रसेनजित की बहन थी कौशला, तो उससे किया था। फिर वैशाली की एक चट्टन की पुत्री चलना थी, और पहले उन्हें काशी की बहन कौशल की बहन, काशी की प्रसेनजित की बहन, फिर मध्य देश की राजकुमारी 6 मास से विवाह किया था, जिसके द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सीखा था। फिर इसके बाद कौन सा वंश आया था? देखो, इनका उत्तराधिकारी हो गया था अजातशत्रु। देखिए, इनका उत्तराधिकारी बिंबिसार का हो गया था कौन?
अजातशत्रु, सॉरी धा बन गया, अजातशत्रु इनका उत्तराधिकार हो गया था। इनके बाद आया था कौन? उदयन। देखिए उदयन, इनकी हत्या इनके बेटे ने की थी, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। देखिए ऐसा कैसा उल्टा होता जाता, तो इसलिए इस वंश को, हर्यक वंश को, उदयन के बाद आए थे नागाशोक और मुंडायन, ऐसे कुछ आए थे, नागा दशक, इनका उत्तर, इन्होंने इनकी हत्या की, उदयन ने अजातशत्रु की। तो इस वंश को पता है क्या नाम दे दिया गया था? इस वंश को क्या नाम दे दिया गया था? पितृहंता वंश। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है तो पता नहीं चलता है कि पितृहंता वंश कौन से वंश को कहा जाता है। देख लीजिए, पितृहंता वंश हर्यक वंश को कहा जाता है, क्योंकि इनकी पिताओं की हत्या, इनमें पिताओं की हत्या हुई है, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके बाद कौन सा वंश आया था? तो नाग दशक के बाद आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करवाई थी? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश आया इसके बाद, और इसकी स्थापना करवाई थी किसने? तो शिशुनाग ने। इसकी स्थापना करवाई थी शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद आया था क्या? कौन सा वंश आया था? शिशुनाग। इसका संस्थापक अगर शिशुनाग वंश का पूछा जाए तो यही है शिशुनाग, उन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ गया था। और शिशुनाग के बाद आया था नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक किसे कहा जाता? नंदावंश लिख गया, सॉरी, नंदवंश। इसका संस्थापक माना जाता था किसे? महापद्मानंद को। महापद्मानंद को। महापद्मानंद थे नंदवंश के संस्थापक। और इसके बाद आए थे कौन? घनानंद। जो घनानंद थे नंदवंश के एक अंतिम शासक थे। तो इनको किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इनको हराया था घनानंद को। घनानंद का अत्याचार बहुत बढ़ गया था ना, वो जरा सा अच्छे शासन भी नहीं करता था। जब देखो, जब स्त्रियों के लोभ में ही व्यतीत करता था, और हमेशा किसी भी नौकर चाकरों को हर बात पर उसको सिर्फ मृत्यु की सजा देता था। तो इन सब का नाश करने के लिए चाणक्य ने एक प्रण ले लिया था कि हम अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधेंगे जब तक कि आपका ध्वंस नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने वादे को पूरा भी किया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उनको अच्छा बेहतर बनाया, और इस स्तर पर आज देखिए भारतीय इतिहास में उनका क्या नाम जाना जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए एक विद्वान है, कौन? जस्टिन। कौन से विद्वान है? जस्टिन। जस्टिन ने है जो, देखिए अब हम कह रहे हैं सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी। सेंड्रोकोटस किसको कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो किसने कहा था? तो ये तो सबसे पहले आता है पेपर में। तो किसने कहा था? सेंड्रोकोटस। जस्टिन ने कहा था। किसने? जस्टिन ने कहा था, और जिसकी तुलना विलियम जोन्स ने की थी। तुलना किसने की थी? तो ये भी याद रखना है, तुलना की थी किसने? विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने इसकी तुलना किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो इन दोनों को याद रखना है। नोट्स भी ऐसे बनाते चलना है न्यूज़ एंड जीके के, और ऐसे नोट्स बनाओगे तो अच्छे से बेहतर से याद भी हो जाएंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा जाता है। बिरसल। बिरसल के नाम से किसे जाना जाता है? और बिरसल मौर्य को बिरसल क्यों कहा जाता है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे, जन्म लिया था। तो इसका आशय या अर्थ लिख लेना, निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ हो जाएगा निम्न कुल में जन्म लेने वाला या उत्पन्न हुआ। तो एक ही है, निम्न कुल में जन्म लेने वाले को बिरसल कहा जाता है। लेने वाले कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो बिरसल कहा जाता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने की सहायता किसने की थी? तो एक विद्वान थे, कौन? वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने है जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करी थी और उनको बहुत प्रतिष्ठा दिलाई थी। चाणक्य ने घनानंद को हराने में बहुत मदद की। और घनानंद को हराने में मदद किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चाणक्य ने घनानंद को हराने में। और चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की थी। क्या थी वो? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे था? तो राजनीति से था।
देखिए, राजनीति से था इस पुस्तक का संबंध, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र की। इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र से संबंधित है, कि लेन देन पैसे की व्यवस्था से संबंध नहीं, लिखा राजनीति से संबंध है इसका। देखिए, नोट्स ऐसे बनाते चलिएगा तो अच्छे बेहतर से याद भी हो जाएंगे और अच्छे भी लगते हैं। तो देखिए, इसका राजनीति से था। और अगले जान लेते हैं अपन लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो उसने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म की। और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो जैन धर्म की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी भद्रबाहु से, भद्रबाहु से। ठीक है, तो उन्होंने मगध पर 322 में जब वे गद्दी पर बैठे थे तभी इसको ग्रहण किया था। 322 में मगध पर राज्याभिषेक के दौरान। देखिए, तो इन्होंने जब ये इस जैन धर्म को अपनाया था और भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी। और देखिए, इनकी मृत्यु हो गई थी 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी, श्रवणबेलगोला में। क्यों हो गई थी? क्योंकि उन्होंने जब बाद में इन्होंने उपवास के द्वारा इनके उपवास पर मृत्यु हुई थी। इन्होंने उपवास रख रहा था, धरने पर बैठ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये देखिए, वो तो ठीक है, इन्होंने एक युद्ध किसके साथ किया था? और संधि भी उसी के साथ हो गई थी। 305 में युद्ध किया था, युद्ध हुआ था। तो इसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। अब सेल्यूकस दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो इसने इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो इन दोनों के बीच संधि हो गई थी 305 में। और उस संधि के अनुसार सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री का नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह इनको चंद्रगुप्त के अनुसार किया था। कितने? 4 प्रांत। कौन कौन से? काबुल, 4 प्रांत भी देने का वादा किया था। काबुल, कंधार और मकरान, 4 प्रांत दिए थे। किसने? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को। उनकी संधि हो गई थी, मतलब युद्ध में जब वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, तो उन्होंने यह संधि की थी, संधि शर्तों के अनुसार कि आपकी पुत्री का विवाह हमसे होगा और 4 प्रांत भी दिए जाएंगे, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ये 4 प्रांत थे, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम अभी वाक्य भूल गए हैं, जैसे कि बिरसल था। बिरसल का वर्णन आपसे कहते हैं कि बिरसल, देखिए किसमें कहा गया था? बिरसल में। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल में निम्न कुल में जन्म लेने वाला कहता है। इसका वर्णन कहे हुए विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। बिरसल मुद्रा राक्षस जो रचना किसने करी? विशाखादत्त ने। यहाँ पर रख दे रहे हम, किसने की इसकी रचना? तो विशाखादत्त ने। तो देखिए, हम अगला पेज पर जा रहे हैं, तो आप लोग इस नोट्स को जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अपन इसके आगे देख लेते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, देखो उनको 4 प्रांत दे दिए गए, तो उनकी पुत्री का विवाह भी हो गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था ना, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो इसने की थी कौन सी पुस्तक की रचना? इंडिका की रचना की थी इसने। और किसके द्वारा भेजा गया था मेगास्थनीज? तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज निकेटस। तो इन शॉर्ट नोट्स को अगर आप लोग याद करोगे तो जल्दी याद हो जाए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? दरबार में
दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। उसने पुस्तक की रचना की। उसने रचना की किसकी? इंडिका की। किसके द्वारा भेजा गया था? इसके द्वारा। इसका क्या था? एक राजदूत था, ये राजदूत था। ऐसे लिखोगे तो जल्दी याद भी होंगे और अच्छे से जल्दी याद बहुत दिनों तक रहते हैं। देखिए इनके दरबार में इतने लोग आए थे। और फिर क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किसने किया है? तो एप्पीयनस ने किया था। और प्लूटार्को ने कहा है कि प्लूटार्को के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसको? सेल्यूकस को। किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए थे, जब उनकी संधि हुई थी उसके बाद। तो देखिए ऐसे नोट्स बना लीजिए। आज के हमारे नोट्स पूरे तैयार हो गए। और अगर आप लोग देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे कौन? तो बिंदुसार, इनका बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आया था? अशोक। अगर आपको इन दोनों राजाओं के बारे में भी अच्छे बिंदुवार शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताना। आज के इस वीडियो में हमने इतने ही नोट्स देखेंगे, क्योंकि आगे ज़्यादा वीडियो बढ़ेगी तो फिर लंबी हो जाएगी, तो आप लोग फिर देखते नहीं हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम इनसे मौर्य वंश से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।